जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए एएनएस कोचिंग क्लासेस में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान 11 अप्रैल से होने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, इसलिए आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाएं और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। चलते प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया टाइद क्या था? तो टाइद एक प्रकार की धार्मिक कर था। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता था? तो इन्हें स्टेट कहा जाता था। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को स्टेट कहा जाता था। चलते प्रश्न संख्या 4 पर। मार्सिले क्या है? तो मार्सिले ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। फ्रांस का क्या है? राष्ट्रगान है। चलते प्रश्न संख्या 5 पर। 5 में कहा गया है सन 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा? ये लुई 16वां बैठा। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? तो रूस के संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? तो मार्फा वार्सिलेवा एक बहादुर महिला कारीगर थी। प्रश्न संख्या चलते अगले पर। अगला है प्रश्न संख्या 8। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था? तो सेंट पीटर्सबर्ग का ही नया नाम पेत्रोग्राद पड़ा था। सन 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? इन्हें ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 पर कहा गया है समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो रॉबर्ट ओवेन ये समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। चलते अगले प्रश्न पर। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो हमें पता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,88,263 वर्ग किलोमीटर अर्थात 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का भूभाग का क्षेत्रफल है। चलते प्रश्न संख्या 12 पर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। तो भारत का पूर्वी देशांतर कितना है? 97.25, जबकि पश्चिमी देशांतर है 68.7। चलते प्रश्न संख्या 13 पर। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो नेपाल देश की सीमा हमारे झारखंड से नहीं लगती। चलते प्रश्न संख्या 14 पर। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भौगोलिक आकृतियों की दृष्टि से भारत को कुल 6 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 14 का ग बिल्कुल राइट है। चलते प्रश्न संख्या 15 पर। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा, जिन्हें हम K2 कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? K2 नाम रखा गया है। चलते प्रश्न संख्या 16 पर। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो ये शिवालिक पर्वत, नागा पर्वत, मीजो पर्वत और ये पटकोई पर्वत। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया है पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो शिवालिक पर्वत ये जो है पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है। चलते प्रश्न संख्या 17 पर। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। चारों ओर से घिरा रहता है तो उन्हें द्वीप कहा जाता है, जबकि 3 ओर से घिरा रहता है तब उन्हें प्रायद्वीप कहा जाता है। अब दोनों ही बातों को ध्यान अच्छी तरीके से सुने और समझें, क्योंकि इन्हीं दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आने की उम्मीद बिल्कुल है। चलते अगले प्रश्न संख्या 18 पर। 18 में कहा गया है गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? वेदिका ये नई मिट्टी जब आती है खादर तो वेदिका का निर्माण होता है। चलते प्रश्न संख्या 19 पर। 19 में कहा गया है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बताइए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होती है? गंगोत्री से। डल झील किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 20 में। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया गेहूँ, चना आदि किस प्रकार की फसलें हैं? ये बिल्कुल आसान है, ये सारे क्या हैं? रबी फसल है, जबकि धान खरीफ फसल है। चलते प्रश्न संख्या 22 पर। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है गेहूँ तथा चावल की खेती में क्या करना? वृद्धि करना। तो ये गेहूँ तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि को क्या कहते हैं? हरित क्रांति की विशेषता कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 23 में है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है? तो बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 में अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण यह क्रिया किस प्रकार का है? तो डेयरी की क्रिया यानी डेयरी का जब दुकान उन्होंने खोला है तो ये क्या है? गैर कृषि क्रिया है, दुकान खोल रखा है। चलते प्रश्न संख्या 25 पर। HYV का क्या तात्पर्य है? आपने HYV का नाम सुना होगा।
जिनका मुख्य उद्देश्य है अधिक उत्पादन करने वाले बीज का निर्माण करना। क्या करना? अधिक उत्पादन करने वाले बीज का निर्माण करना। चलते प्रश्न संख्या 26 पर। 26 पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी बिल्कुल सही है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम पढ़े लिखे रहेंगे, हमारे पास किसी कार्य को करने का कौशल रहेगा, तो हमारी क्या है, गुणवत्ता को बढ़ाने में, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलते प्रश्न संख्या 27 पर। 27 में कहा गया है भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा उद्देश्य, सर्व शिक्षा अभियान यानी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, ये सर्व शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। चलते प्रश्न संख्या 28 पर। इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। अर्थात पशुपालन ये कृषि क्षेत्र में आता है, इसलिए ये प्राथमिक क्रिया कहा जा सकता है। चलते प्रश्न संख्या 29 में किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो इन्हें प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। चलते प्रश्न संख्या 30 पर। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानवकों या अर्थशास्त्रों में क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 30 पर देखते हैं, मानव पूंजी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों या अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में इन्हें मानव पूंजी कहा जाता है। चलते प्रश्न संख्या 31 पर। 31 पर कहा गया है लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ये गौ नंबर बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 32 पर। चीन में राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो चीन में राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी को है। प्रश्न संख्या 33 में कहा गया है जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो ये जिम्बाब्वे हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि जिम्बाब्वे 1980 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। आगे प्रश्न संख्या चलते 34 पर। 34 पर कहा गया है रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो रॉबर्ट मुगाबे ये जिम्बाब्वे के ही राष्ट्रपति थे। चलते प्रश्न संख्या अगले पर। अगले में कहा गया है संविधान के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? यानी संविधान के बारे में कौन सा गलत कथन है? तो देखिए यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता। प्रश्न गौ में कहा गया है ये कथन गलत है। प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में क्या गए थे? चुनाव कराए गए थे, जुलाई 1946। प्रश्न संख्या 37 का घ नंबर बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 38 पर। 38 में कहा गया इनमें से कौन सा भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर ये भारतीय संविधान के सभा में सदस्य के रूप में शामिल भी थे, परंतु हमारे ये महात्मा गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। चलते प्रश्न संख्या 39 में इनमें से भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो हमारे संविधान का बुनियादी मूल्य है समानता है, स्वतंत्रता है, पंथ निरपेक्ष भी है, परंतु असहिष्णुता नहीं है। ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अंतिम प्रश्न पर। अब अंतिम प्रश्न पर कहा गया इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न ग में कहा गया है भीमराव अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु घ नंबर में जो कहा गया है इंदिरा गांधी संविधान सभा की अध्यक्ष सदस्य थी, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए संविधान कहा गया है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो घ नंबर सुमेलित नहीं है। तो चलिए आज हम आपको ये महत्वपूर्ण MCQ कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के विषयों की करा दी। आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ कर जाएं और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्रैक करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।